तो चलो मेरे भाई बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन के वो सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से जो इंटीग्रेशन में 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में सवाल आते हैं। और ये सारे सवाल ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग लगभग आता है। आज का सभी क्वेश्चन अपने आप में एक नया है और मजा आने वाला है। पहला बात किया जाए, 2 नंबर का मैंने सवाल दिया, ये चैप्टर से 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से मुश्किल इसमें 10 कंसेप्ट है। और मेरा विश्वास मानो, अगर आप 10 कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो इंटीग्रेशन का एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। पहला सवाल ये है, सबसे पहले ये 2013 में पूछा गया था। और मेरे भाई 13 में 2 नंबर वाले सवाल नहीं होते हैं, नहीं होते थे। अब बताइए, यहां से फील होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस नियम पे बनेगा। देखो मैं बताता हूं, क्या जीवन में कभी भी नीचे अगर कोई फंक्शन रहता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। ना ही 1 + sin x का डायरेक्ट फार्मूला लगा के आप क्वेश्चन बना सकते। तो गुरुजी कर क्या सकते हो, तो क्लास 9 में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक बात पढ़ा था कि गुरुजी 9 में क्या पढ़ा था ना, 9 में आप लोग ऐसे पढ़े होंगे 9 में कि अगर a + b है और इसे सॉल्यूशन करना होता है a + b, तो गुरुजी ने बताया होगा रेशनलाइज करते थे, हर का परमेकरण करते थे। बात 9 का है लेकिन यूज अभी हो रहा है। कंसेप्ट है ना भाई कि अगर दोनों दो तरीके से है तो अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो एक रास्ता अपने पास बचता है कि हर का परमेकरण करके हम बना सकते हैं। तो मेरे पास ना तो ये डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है, ना किसी का डिफरेंशिएशन है, तो एक ही रास्ता है कि हर का परमेकरण हो सकता है। तो मैं बिल्कुल इसे करूंगा पहला, हर का परमेकरण। प्रश्न संख्या 13 भाई, प्रश्न संख्या 13 मजे से समझो, प्यार से समझो, एक एक क्वेश्चन को क्रॉस चेक करो कि नियम आखिर लगेगा तो क्या लगेगा। ऐसा नहीं भी बस मैं बना दिया, आप समझ गए, हो गया काम खत्म। अरे नहीं भाई, आपसे बनना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। गिवन दैट क्या करना है बउआ, तो अपने पास दिया हुआ 1/1 + sin x, यही दिया हुआ dx। हम लोग करेंगे हर का परमेकरण। कोई जरूरत नहीं क्लास 12th में लिखने का कि हर का परमेकरण कर रहे हैं, ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है। चलो, परमेकरण क्या होता भाई, बीच वाला का साइन चेंज कर देना होता, 1 - sin x और बटा 1 - sin x, और क्या रे बंधु dx, ऐसा कुछ। अब यहां से कई बच्चों को ये बात का फील नहीं हो पाता है कि सर हम आखिर करें तो क्या करें। एक बात मैं बताता हूं, देखो यहां दो चीजों को जोड़ करके दिया गया है, सेम चीजों को घटा करके दिया गया, मतलब एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया। तो मैंने बताया है कि जीवन में जब कभी भी एक बार दो सेम चीजों को जोड़ा जाए और एक बार घटाया जाए, ऐसे सिचुएशन में फार्मूला होता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो यहां एक बात समझ में आया कि अच्छा सर यहां तो कुछ ऐसा बनेगा कि 1 - sin x और बटा, एक बार जोड़ा गया है एक बार घटाया गया, तो पहला का स्क्वायर और माइनस दूसरा का स्क्वायर। इतनी समझदारी तो जरूर होगा कि 1 - sin² देख का एक फीलिंग आता है। बोलोगे सर आपको ना आता, मुझे नहीं आता है। तो मेरे भाई मैंने बताया है क्लास 10th में भी और अभी भी बता रहा हूं कि बउआ जब भी त्रिकोणमितीय फंक्शन, त्रिकोणमितीय फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, उसका स्क्वायर रहे तो रिजल्ट जो स्क्वायर वाला होता है ना कि sin² x अब प्लस cos² x बराबर 1 होता है। ये स्क्वायर वाला रिलेशन है, इसे दिल से याद होना चाहिए। और अगर मैं यहां से पूछ दूं कि cos² x बराबर क्या होगा, तो 1 - sin² x होगा। अच्छा, मन में ऐसा भी विचार आ रहा है कि गुरुजी स्क्वायर है, अरे बउआ एक के स्क्वायर करो या ना करो बात तो सेम है। अब यहां से आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 1 - sin x
और बटा इसका क्या होता फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। फिर यहां आपका दिमाग का ताड़ छोड़ेगा और आपसे पेन का गति धीमा हो जाएगा। मैं बताता हूं एक बात, गति क्यों धीमा होगा। क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि अगर a प्लस बी बटा सी रहे तो मेरे भाई a बटा सी प्लस बी बटा सी होता है, मतलब ये सी दोनों के लिए होता है। सेम सिचुएशन यहां होगा कि ये दोनों के लिए होगा। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, मैं अलग अलग भी करते जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस साइन एक्स और बटा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ऐसा हो सकता है, बोलोगे बिल्कुल हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बताया है, जैसे ही कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। अच्छा, ऐसा सवाल भी तुम मेरे से नहीं पूछ सकते हो कि सर आप इसको ऊपर क्यों ले गए। अरे मेरे भाई 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन मुझे पता है सेक कर दूंगा तो कोई ना कोई होता है। अच्छा, साइन बटा कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट मेरे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसका मतलब मैं तोड़ करके देखूंगा। जैसे साइन एक्स है और क्या रे बउआ कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं साइन एक्स और कॉस स्क्वायर का मतलब कि कॉस दूगो, तो इसे गुना में लिख सकता हूं कॉस एक्स और इंटू क्या रे बउआ कॉस एक्स। अब बचपन में एगो बात पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बउआ कि साइन बटा कॉस टेन होता है, यानी बन, और यहां नहीं कुछ तो बन है, तो बन बटा कॉस क्या होता है सेक, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा टेन एक्स और इंटू सेक एक्स। और जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो कहोगे सर आपने ही मुझे इंटीग्रेशन में पढ़ाया है कि सेक एक्स और इंटू टेन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या रे बउआ सेक एक्स होता है। अरे मैंने ही पढ़ाया है, कुछ मत्ती बुद्धि का तो इस्तेमाल किया करो, मैंने ही पढ़ाया है। बोलोगे हाँ सर चलेगा, तो क्या मैं इसे जब ब्रेक करूंगा तो ब्रेक करके आया टेन इंटू सेक, लेकिन सुविधा के अनुसार सेक एक्स और इंटू टेन एक्स लिख देता हूं। इससे फायदा ये होगा ना, इससे फायदा ये होगा कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होता है। आप टेन एक्स इंटू सेक एक्स लिखिएगा फिर भी कोई तकलीफ नहीं है। अब मेरे पास बचा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स का मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ाया है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस का के, टेन एक्स प्लस का के, तो मेरे भाई इसका हो जाएगा टेन एक्स माइनस इसका क्या हो जाएगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, इसका मतलब इसका हो गया सेक एक्स और प्लस का के। ये आपका फाइनल आंसर हो गया मेरे भाई। ये 3 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा है तो 3 नंबर का होगा और 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं लिख लो ये क्वेश्चन आपका 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। 2026 13 है ना, मैं लिख देता हूं 2026, लो मैं लिख देता हूं 2026 और 2026 में एक सवाल, यही सवाल आएगा। अच्छा मेरा लिखने का तरीका देखो, कोई भी लाइन मेरा इधर उधर नहीं है। बोर्ड एग्जाम वाला जब भी कॉपी चेक करेगा ना उसे स्पष्ट तौर पर दिखेगा कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप है, एकदम सीधा सीधा लाइन में मेरा जा रहा है। और जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा 2 लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन का हेडलाइन देना, एकदम तरीके से लिखो। मैं क्या बोला ना यार कि अभी भी मौका है, 100 में 100 बिल्कुल आ सकता है, कोई मुसीबत नहीं है। तो ये तरीके से कहानी खत्म हो गया। बस पीडीएफ आपके पास जाएगा, पीडीएफ का रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, कोई इधर उधर का वीडियो नहीं पढ़ना है। अब ये देखो, आपको अगर लगता है कि सर मैथ तो आप ठीक ठाक पढ़ा रहे हो यार लेकिन समय कम है, और मेरे भाई सभी बच्चे को अभी से कोई ज्यादा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। अगर आपकी मैथ कंप्लीट है तो भी आपको ये बैच की जरूरत है, और नहीं कंप्लीट है फिर भी आपको जरूरत है। जितना एग्जाम नजदीक आएगा उतना ये बैच फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ को कवर किया है,
क्लास 12th का हर एक चैप्टर को। 12th में 13 चैप्टर है और मेरा ये 13 वीडियो। अब जिसका कंप्लीट है उसको क्या क्यों जरूरत है सर? तो मेरे भाई रिवीजन कहां से करोगे? रिवीजन के लिए तो चाहिए ना, क्या तुम एक एक बुक बनाओगे, एक एक क्वेश्चन बनाओगे? भाई पागल हो जाओगे। जहां तुम रिवीजन 10 घंटा में करते हो वहां मात्र 10 मिनट में रिवीजन हो सकता है। देखो कैसे, 13 चैप्टर का थ्योरी वीडियो है। अब थ्योरी वीडियो का पीडीएफ खोलो, पीडीएफ से रिवीजन करो। पीडीएफ का मतलब मैं जितना बोर्ड पे पढ़ाया हूं सारा पीडीएफ, तो पीडीएफ से रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन का सबसे अच्छा बात कहां है कि जहां आप 90-92 पे अटके हुए हैं वहां सीधा सीधा 100 में 100 तक पहुंच जाइएगा। देखो तुम देखा होगा कि सभी बच्चे पढ़ते हैं, कोई 98, कोई 99, 97 आता है, तो क्या वो 100 में 100 नहीं बना के आते? एक दो नंबर छूट जाता है। रीजन है ना, पीडीएफ रिवीजन नहीं हुआ। अब मान लो कि तुमको पिछला 15 साल का क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करना है, तो क्या इतना संभव है कि एक एक क्वेश्चन बनाओगे और एक एक क्वेश्चन बनाओगे जीवन बीत जाएगा यार? एक तो समय का अभाव। अरे भाई 15 सालों का मैं दे रहा हूं सॉल्यूशन पीडीएफ, 15 सालों का क्वेश्चन बैंक का। वीडियो मत देखो यार, सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन करो, काम हो गया। अब बच्चे रात दिन फार्मूला लिख रहे हैं, दीवार में चिपका रहे हैं। अरे भाई कौन सा पुराने जमाने वाला नियम लगा रहे हो? चैप्टर वाइज फार्मूला मिल रहा है, चैप्टर वाइज फार्मूला, यानी पीडीएफ खोलो एक बार में आप कहां से क्या है। मेरा 10 सालों का अनुभव के साथ ये तैयार किया जाता है, तो फायदा ये है। तो भाई जिनका मैथ कंप्लीट नहीं है उनके लिए भी ये जरूरी है, उनके लिए तो हर हाल में जरूरी है। जो बच्चा का मैथ कंप्लीट है उनके लिए भी रिवीजन के लिए ये जरूरत है। कहां बैच में किसके यहां इतना फीचर मिलता है ये भी तो बता दो। पूरे यूट्यूब पे मैं एक लौता हूं जो पिछला 15 साल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया हूं, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, दोनों मीडियम में। आप किसी मीडियम से रहे डजेंट मैटर, दोनों मीडियम में है। अच्छा छोटा सा अमाउंट में 499 रुपया में, आपने 12th पढ़ने में हजारों हजार रुपया खर्चा किया होगा, यहां तो मात्र 500 में है। और लास्ट के समय में चाहे तो ये 500 देखो या तो अपना भविष्य देखो। कई ऐसी कॉलेज हैं जब अच्छी पढ़ाई करोगे ना तो आपका नंबर 60-70 से कम रहेगा तो एडमिशन तक नहीं होगा, तो ये भी जरूरी हो जाता है। कुछ भी ना हो फिर भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज्वाइन होना जरूरी है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो भी मजदूर बनना चाहो मजदूर बन लो। आगे आ जाओ, tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? tan क्यू एक्स का क्या होगा? 2012 का सवाल है, बिल्कुल क्वेश्चन आता है। tan क्यू एक्स है तो 3 नंबर में, tan 4x रहेगा तो 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे गुरुजी? देख भाई मैं तुमको बात बताता हूं। एक बात तो तय है कि tan क्यू एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला नहीं होता है, एकदम गहन में बैठा लो, कोई फार्मूला नहीं होता है। ना ही क्यू रहेगा तो कुछ उपाय हम लगा सकते। तो दूसरा उपाय क्या है? इसे पहले आप स्क्वायर में तोड़ो। चलो भाई एकदम तोड़ते चलूंगा, समझाता चलूंगा। प्रश्न संख्या 14, रिलैक्स होके बनाओ ना। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, सॉल्यूशन और गिवन दैट। सॉल्यूशन और दूसरा क्या है बउआ? गिवन दैट। क्या गिवन हुआ लिख लो, सॉल्यूशन और गिवन दैट। गिवन क्या किया गया है? बोलोगे सर जो भी किया गया लिखा तो है tan क्यू एक्स। अब एक बात की मेरे दिमाग में मानसिकता बैठ गया है कि भाई क्यू का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, यानी हर हाल में इसे मुझे एक को स्क्वायर में तोड़ना होगा और दूसरे को ऐसे ही रखना पड़ेगा। मतलब 3 को पावर 3 को 2 पावर और 1 पावर में मैंने तोड़ दिया। अब भी समस्या है कि स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। मैंने ही पढ़ाया है कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। हालांकि बोर्ड वालों के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में हमेशा पूछेगा कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो। तो भाई tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसे तोड़ना पड़ेगा। किसमें? तो क्लास 10th में पढ़ के आया है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता क्या है? 1। अगर यहां से तुम tan स्क्वायर का फार्मूला निकालोगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर एक्स। यानी पूरे इंटीग्रेशन में जब भी आपको tan स्क्वायर दिखाई दे, जब भी आपको tan स्क्वायर दिखाई दे तो आपको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलोगे सर इस रूप में कन्वर्ट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे भाई इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। सेक स्क्वायर एक्स का
डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस के, इसीलिए tan स्क्वायर को सेक में बदलना ही पड़ेगा पूरे इंटीग्रेशन में जब भी आए tan स्क्वायर x। बोलोगे अच्छा सर कहानी कुछ ऐसा है, तो अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? बोलोगे कर देता हूं सर। इसे कन्वर्ट करोगे सेक स्क्वायर एक्स और -1 सेक स्क्वायर एक्स -1, ये अपना क्या बचा tan x, ये बचा tan x dx। अगर और आगे जाओगे तो दुनिया का बच्चा बच्चा को पता है कि गुरुजी ऐसा करता हूं ना, ये वाला इसके साथ गुना होगा, जब ये गुना होगा तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू क्या रे बउआ tan x और dx माइनस माइनस, ये जब इसके साथ गुना होगा तो ये होगा tan x, ये क्या हो जाएगा tan x। अब समझने वाला बात क्या है कि अब कैसे बनेगा, अब कैसे बनेगा, तो बच्चा बताएगा कि सुनिए सर, अगर यहाँ पे मैं tan x को लेट कर लूं, तो अगर मैं tan x का डिफरेंशिएशन बताता हूं तो tan x का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं tan को लेट कर लूंगा तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, अरे भाई ये वाला तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा tan x का डायरेक्ट फार्मूला होता है, तब कैसे बनेगा? इसमें अलग नियम लग रहा है, इसमें अलग नियम लग रहा है, क्वेश्चन एक है लेकिन नियम अलग अलग लग रहा है। इसमें मुझे लेट करके बनाना होगा, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने क्या बताया कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में मौजूद हो, जैसे tan का डीसी इसी क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स मौजूद है, मतलब शामिल है, तब उसे हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं, यानी लेट करके बनाते हैं। तो भाई ये वाला मेरा लेट करके बनेगा और ये वाला मेरा डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, तो एक ही क्वेश्चन में दो नियम कैसे लगा सकते हैं? तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं ना, हम इंटीग्रेशन को लेट करना चालू करते हैं। लेट करने का मतलब कि भाई जो ये मेरा इंटीग्रेशन है वो मेरा आई था, जो मेरा इंटीग्रेशन बनाना था वो क्या था, आई था, ये लेट करना पड़ेगा। मुझे लेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ रहा था, ये अलग मेथड से, ये अलग मेथड से। तो ये वाला मेरा आई था, ये वाला मेरा क्या था, आई था, ये वाला मेरा क्या था, आई का मतलब इंटीग्रेशन। अब मेरा ये अलग मेथड से बन रहा है, ये अलग मेथड से बन रहा है, तो मैंने दुनिया वाले को क्या बताया ना, मैंने सीधा सीधा ये बात बोला कि सुन भाई, आप ऐसा कर लो ना, आप इसे अलग इंटीग्रेशन मान लो, इसे अलग इंटीग्रेशन मान लेना, ये अलग इंटीग्रेशन, ये अलग इंटीग्रेशन, और फिर इसमें ला करके वैल्यू को डाल देना है। बोला ठीक है सर। तो ये वाला को मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्यों माने? क्योंकि भाई अलग अलग सोल्व करके फिर मुझे इसी में डालना होगा, तो जब इसी में डालेंगे तो उसका नाम तो पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई मैंने वहां पे डाला, तो नाम पता होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 हो गया। अब मैं लेट कर लेता हूं, लेट लेट, ये वाला को मैं I1 लेट कर लेता हूं। भाई साहब ये तो आई है, ये तो ये वाला को मैं I1 लेट कर लेता हूं, तो I1 लेट कर लूंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और इंटू tan x dx, और ये वाला जो मेरा पार्ट है ना, इसे मैं I2 लेट कर लेता हूं, ये वाला पार्ट को मैं I2 लेट कर लेता हूं। I2 बराबर tan x dx, tan x dx। अब अल्लाह मोहल्ला सब खुश हो गया कि भाई ये वाला मेरा I1 हो गया, ये वाला मेरा I2 हो गया। अब दोनों को अलग अलग सोल्व करके क्वेश्चन में डाल देंगे, मेरा बन गया सॉल्यूशन। ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये वाला अलग मेथड से बन रहा, ये फार्मूला पे बन रहा था, तो अगर हम यहाँ पे लेट करते तो तकलीफ हो सकता था। तो जब भी मामला फंस जाए कि एक ही क्वेश्चन में दो नियम लगे, तो हम उसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लेट कर लेते हैं और उसके बाद पुट कर देते हैं। चलो भाई मान लिया, अब सॉल्यूशन चालू करना, चालू करो, चालू करो सॉल्यूशन। ओवरऑल मेरा क्या हो गया, नाउ नाउ अगर इच्छा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लो भाई नाउ, अब आपके पास क्या हो गया, आई बराबर, इसे आपने माना I1 माइनस, इसे आपने क्या माना I2, और ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका क्या है, समीकरण 1।
अलग अलग। अब यहां से बना लो एगेन नाउ। एगेन नाउ माने अब पुनः। अब पुनः ये जो I1 को सोल्व करना है ना, मुझे इसे सोल्व करना है, तो सोल्व करो। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और इंटू टेन एक्स। ये मत देखना कि ये 3 नंबर में है, ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो जब मेरे भाई इसे बनाओगे तो ये कैसे बनेगा, तो सबको पता है कि देखिए ना सर, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हम लेट कर लेंगे। लेट करेंगे टेन एक्स बराबर क्या लेट करेंगे, जेड। ये वाला इंटीग्रेशन किस मेथड से बन रहा, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी लेट करके बन रहा है, तो लेट कर लिया। अब इसे जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो लिखो चाहे मत, लेकिन लिख ही दो, कोई तकलीफ नहीं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। टेन का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और जेड का डी जेड। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ा प्यार से आराम आराम से बनाओ, कोई धक्का मुक्की नहीं है, चचा नहीं बनने का, सीधा सीधा क्वेश्चन पे फोकस करने का। I1 बराबर सेक स्क्वायर डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डी जेड। टेन एक्स को आपने क्या माना, जेड। टेन एक्स को आपने क्या माना, जेड। और सेक स्क्वायर डी एक्स, तो देखोगे सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर अपने पास क्या है, डी जेड है। ये आपका बन हो गया। इसे जब सॉल्यूशन करोगे, इसे जब सॉल्यूशन करोगे तो ये आपका आएगा जेड का स्क्वायर बटा दो। सब कोई जानता है कि पावर वाला का इंटीग्रेशन कैसे होता है, जेड स्क्वायर बाई दो और प्लस का के। लेकिन मेरे भाई मुझे जेड के रूप में तो आंसर देना नहीं है, क्वेश्चन एक्स के रूप में, तो आंसर भी एक्स के रूप में, तो जेड का वैल्यू रखो। जेड का वैल्यू क्या है, टेन एक्स। तो I1 बराबर मेरा आएगा टेन स्क्वायर है था स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बटा टू प्लस का के, यानी I1 के वैल्यू तो मुझे मालूम हो गया टेन स्क्वायर एक्स बटा टू। इसका मतलब I1 के जगह पे मैं वैल्यू रख दूंगा। अब बात आई I2 का, तो I2 मेरा कहाँ गया बंधु, तो I2 मेरा है क्या बउआ, I2 मेरा है I2 यहाँ पे है, मतलब I2 मेरा ये है। तो अगर इसे देखोगे ना तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर फार्मूला याद है तो ठीक है। डायरेक्ट मैंने फार्मूला पढ़ाया है कि टाइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहला होता है लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स, और बराबर में गाओ लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हो माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस, जगह बना देता हूं थोड़ा, माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स। ये दो फार्मूला होता है, यानी टेन एक्स का ये डायरेक्ट फार्मूला होता है मेरे भाई। बउआ किसी को कहने का कोई जरूरत नहीं, ये फार्मूला होता है। तो ये तो आसान हो गया मेरा। I2 बराबर, I2 बराबर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस का के। आप चाहो तो ये वाला भी फार्मूला लिख सकते हो, दोनों में कोई लिख सकते हो, मेरी इच्छा हुई मैंने ये लिख दिया। आगे आ जाओ, अब जो आंसर आएगा यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे नाउ, नाउ या तो लिख दो नाउ, बड़का गो नाउ लिखो, नाउ इक्वेशन, इक्वेशन नाउ ऐसे लिख सकते हो, I1 और I2 का मान, I1 और I2 का मान, I2 का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर। अब इंग्लिश वाला बच्चा कहेगा कि सर हिंदी में लिख दिए हैं, तो इतना हिंदी इंग्लिश तो आना ही चाहिए। मान लिया जाए भविष्य में तुम डॉक्टर बन गया, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम अगर डॉक्टर बन गया तो खाली अंबानी और जो इंग्लिश जानता वही इलाज करने के लिए आएगा। मान लिया जाए कोई मजदूर आ गया दिखाने के लिए, तो आपसे इंग्लिश में थोड़ी बात हो रहा, पेट में दर्द रहेगा तो कोची कहेगा, वो इंग्लिश में बताएगा कि हमारा पेट में दर्द है। मान लिया जाए तो डीएम बन गया तो थोड़ा इंग्लिश में बात करे वाला आएगा, अरे अभी तो ठीक है इंग्लिश पढ़ रहे हो,
इंग्लिश में बात करे वाला आएगा कि हमरा ऊ माथा फोड़ दिया, घर कब्जा कर लिया, तो इंग्लिश में बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो छोटी मोटी इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो सीधा लिख सकते हो कि पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1, इतना लिख ही सकते हो। तो इतना हल्ला नहीं मचाने का कि मास्टर हिंदी पढ़ाता है, भाई दोनों नॉलेज होना चाहिए। तो आई बराबर इक्वेशन मेरा बन है, आई बराबर I1 का वैल्यू कितना आया होगा, तो सबको पता है कि I1 का वैल्यू आया है tan स्क्वायर एक्स। मुझे तो पता है कि I1 का वैल्यू क्या आया है, tan स्क्वायर एक्स बाई टू, tan स्क्वायर एक्स बाई टू। I1 का जो वैल्यू आया है tan स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, तो माइनस हो गया। I2 का वैल्यू क्या आया है, तो सबको पता है कि I2 का वैल्यू मेरे पास आया है माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लॉग कॉस प्लस का के। यही आपका आंसर हो गया। 5 नंबर में भी ये सवाल पूछ सकता है, 2 नंबर में भी सवाल पूछ सकता है। तो कोहराम मचा देना कि माई बाप अब क्या करे सर, हम तो बर्बाद हो गए, लूट गए। अरे तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तू गधा झूठों के परेशान हो रहा है तुम। बस लो भाई, मैंने सेपरेशन डाल दिया कि भाई ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, ताकि रिवीजन करने में आपको आसान हो। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, अरे भाई काहे दिल पे करेजा और पत्थर पे मार देते हो, लगता ही नहीं है कि ये बड़ा है। समझाता हूं मैं तुमको प्रेम से। tan क्यू का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, सबसे पहला स्क्वायर में, तो मैंने एक को स्क्वायर में कन्वर्ट किया और एक को बगल में रहने दिया। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ही नहीं होता है, तो tan स्क्वायर एक्स बराबर मैंने फार्मूला लगाया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, जो कि पूरे जीवन में करना है। मैंने किया, फिर गुना किया तो पता चला ये वाला अलग मेथड से हल होगा, ये वाला अलग मेथड से हल होगा। तो इसको मैंने I1 माना, इसे मैंने I2 माना। I1 को अलग हल किया, I2 को अलग हल किया, और फिर इसमें I1 I2 के वैल्यू रख दिए, कहानी खत्म। उम्मीद था पूरी कहानी क्लियर रहा होगा, कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। बाकी ये वाला आ जाओ कि भाई साहब अगर आपको लगता है कि मैं मैथ ठीक ठाक पढ़ाता हूं और मेरे वजह से आपका नंबर मैथ में 80 प्लस अगर आ जाता है, उम्मीद था 90 प्लस आएगा क्योंकि मोस्टली बच्चों को 90 प्लस आता है, तो अगर 90 प्लस 80 प्लस आ जाता है और आप कुछ नहीं जानते होंगे, तो अपने एक छोटे भाई बहन को जरूर बताइएगा। आप सबसे हम कोई बड़ा उम्मीद नहीं करते हैं, बस इतना उम्मीद करते हैं कि आप मुझे एक बच्चा जरूर ज्वाइन करवा के देंगे, एक बच्चा, एक स्टूडेंट कम से कम। रीजन, क्योंकि जहां पूरे बिहार में अभी एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, बिहार यूपी झारखंड दिल्ली महाराष्ट्र पूरे भारत में एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, जबकि एनसीईआरटी से बच्चा मैथ कुछ भी नहीं सीख सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इस बैच में क्या क्या मिलेगा, तो ये बैच इतना फायदेमंद होता है ना कि सबसे पहले तो इसमें केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस बैच में आपको मिलेगा। साथ साथ में 15 सालों का PYQ मिल जाएगा, 15 सालों का PYQ। साथ साथ में चैप्टर वाइज फार्मूला, अरे भाई लिखना भाई, चैप्टर वाइज फार्मूला, चैप्टर वाइज फार्मूला मिल जाएगा। और क्या चाहिए भाई, तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑफलाइन ज्वाइन कर लो चाहे ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, इतना किसी के यहाँ अवेलेबल नहीं है, इतना तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, इतना मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा के दूंगा। तो आप कम से कम एक बच्चा को तो जरूर ज्वाइन करवाइएगा। 5 तारीख मेरा बर्थडे के दिन में, एप्लीकेशन नंबर सब दिख रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर जरूर करवा लीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैं मैथ ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो। अब ये 2011 का क्वेश्चन 5 नंबर का ये सवाल है। 2011 में बोर्ड का पैटर्न था 5 नंबर और 7 नंबर, तो ये 5 नंबर का सवाल है। अभी तक ये क्वेश्चन आपके जीवन में प्योर नया लग रहा होगा, एकदम प्योर। क्यों? क्योंकि भाई नीचे वाला का जब मैं शकल देखा ना, यानी हर का डिनोमिनेटर का मैंने शकल देखा, तो यहां पता चला ये तो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अभी तक पूरे इंटीग्रेशन में जो पढ़ा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला नहीं पढ़ा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले को हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन।
यानी नीचे नीचे जब आपको ऐसा रहे एक्स माइनस ए या एक्स माइनस बी रहे, या इसी को दूसरा भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा भाषा में कि एक्स प्लस बी रहे, एक्स प्लस बी रहे, समझाता हूं प्यार से, एक्स प्लस बी रहे, एक्स प्लस बी रहे, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे। इसका मतलब मेरी कहानी समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि अगर नीचे में या तो क्वाड्रेटिक रहे, क्वाड्रेटिक रहे, इसे हम लोग द्विघात कहते हैं, या तो नीचे आपका द्विघात रहे, द्विघात मतलब कि दो घात वाला, देखो यहां दो घात वाला, पावर दो रहे, या तो ऐसे फैक्टर में दिया रहे, गुणनखंड में दिया रहे, गुणनखंड में दिया रहे, तो ये बनता है पार्शियल फ्रैक्शन से, ये बनता है पार्शियल फ्रैक्शन से, ये बनता है। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में आएगा, लॉन्ग टाइम में, हमेशा लॉन्ग टाइप वाला जितने 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो इसी मेथड से बनता है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि भाई गुणनखंड में दिया रहे या तो क्वाड्रेटिक में दिया रहे, पावर 3 को भी रह सकता है, तो वो मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तब क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मेरा यहाँ पावर 2 है, तो चाहे गुणनखंड में रहे या ऐसा कुछ रहे तो बनता है पार्शियल फ्रैक्शन। चलो बनाना चालू करता हूं। प्रश्न संख्या 15, एकदम ध्यान से सुनना, नहीं तो लारे पवारे हो जाओगे, जीवन बीत जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा अगर नहीं समझा तो। प्रश्न संख्या 15 देखो, एकदम कंसेप्ट पे क्वेश्चन देख के दिमाग हिट कर देना चाहिए। जैसे मान लिया जाए बोले मेरा नाम तुम्हारे दिमाग में या कहीं सुनने को मिले राजीव भैया, तो मैं मैथ अच्छा पढ़ाता हूं, तुम्हारे जुबान से तुरंत निकलेगा अच्छा राजीव भैया मैथ अच्छा पढ़ाते हैं। बोले तुम्हारी माँ, तो समझ में आएगा दुनिया का सबसे खूबसूरत औरत। तुम्हारे पिता, दुनिया का सबसे मेहनती इंसान, ऐसा फील होता है। भगवान, दुनिया को बनाने वाला, ये फील होता है। उसी प्रकार अगर ये नीचे में, अगर नीचे में या गुणनखंड रहे या द्विघात समीकरण रहे तो वो बनता है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से। कैसे बनाऊंगा प्यार से देख, सॉल्यूशन और गिवन दैट, एकदम मजे से बनाना, सॉल्यूशन और गिवन दैट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये देता है जी। सॉल्यूशन और गिवन दैट, क्या गिवन करना है, एक्स डी एक्स बटा, नीचे मुझे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही दिया गया है। अरे भाई यही तो है, ये लिखा गया है एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अगर क्वेश्चन ये रूप में दिया गया है तो इसको तुम्हारा पहला काम है कि इसको फैक्टर कर दो, गुणनखंड कर दो। चलो गुणनखंड करता हूं, तो आपकी इच्छा है, आप चाहिएगा तो इसका गुणनखंड आप बगल में कर सकते हो, या तो इसी के बगल में सॉल्यूशन लिख करके कर सकते हो। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ता है इसीलिए हम बगल में सॉल्यूशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वो 9th वाला मेथड जहां पे फैक्टर करने के लिए आपको सिखाया गया होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अगर फैक्टर नहीं करना आता है तो भी बता दीजिएगा कि सर फैक्टर नहीं करना आता। माइनस 2 माइनस 1 जोड़ेंगे माइनस 3 आ जाएगा, सही है। एक्स कॉमन ले लोगे तो बचेगा एक्स माइनस 2, इससे क्या हो जाएगा, यहां अगर आप माइनस 1 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2, 2 घर के बदले 1 घर, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ आएगा। अरे ये फैक्टर करके आएगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, ये मैंने फैक्टर कर दिया, उम्मीदता फैक्टर करने आता होगा। नहीं आता तो अब क्या करोगे, अब इसे बनाने का एक ही नियम है लेट। अगर गुणनखंड में है, द्विघात समीकरण में है, तो ये तुम्हारा लेट, लेट कर लिया। क्या दिया गया है, एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसा कुछ दिया गया। इसी को तुमको बराबर में लेट करना होगा, ये इंटीग्रेशन बनाने का मेथड ही है।
अब तुमको लिखना होगा ए बटा इसका जो तुमने फैक्टर किया, इसका जो तुमने फैक्टर किया एक्स माइनस टू प्लस बी बटा एक्स माइनस वन। अब बोलोगे सर ये कहां से आप अचानक इसे उड़ा करके ले आए? तो मेरे भाई पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड से बनाने का यही नियम होता है कि अगर दो गुणनखंड है, अगर दो है तो ए बटा एक्स माइनस टू प्लस बी बटा एक्स माइनस वन, यानी जो ये टुकड़ा करके आया है वो ऐसे ही बनता है। यानी अब जो मुझे इंटीग्रेशन इसका करना था, अब इसका ना करके मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो तुमको बताया ही ना गया है कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अरे log mod x प्लस के होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि ये जो दिया गया है इसे इस रूप में कन्वर्ट करना होता है। पार्शियल फ्रैक्शन का पहचान 4 गो होता है, ये पहली पहचान है। मैं चारों पांचों को लिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, अभी तो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो ये वाला को इसमें कन्वर्ट कर दिए, हमेशा कन्वर्ट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तुम चिल्ला चिल्ला को बोलोगे सर अगर ये वाला नहीं होता, ये वाला नहीं होता तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, हो जाएगा। दूसरा इसमें भी कहोगे सर काश अगर बी नहीं होता तो 1/x माइनस वन, डायरेक्ट इस फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन हो जाता। यानी जो आपको तकलीफ दे रहा है वो कौन तकलीफ दे रहा है? ए और बी, यानी ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो हाँ, पहला काम आपका है ए और बी का वैल्यू निकालना। तो मैं बड़ा प्यार से ए और बी का वैल्यू निकालूंगा। देखो ए और बी का वैल्यू कैसे निकलता है। इन नया नया सब दिन नियम यही लगता है, एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब एलसीएम लोगे तुम तो एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो एक्स माइनस टू और क्या रे बउआ एक्स माइनस वन। ये वाला से ये कट जाएगा तो बचेगा ए, ये एगो कट गया तो एक्स माइनस वन प्लस बी और एगो कट गया तो एक्स माइनस टू। सबको पता है सर ये वाला जो आया इसी का तो टुकड़ा है। अरे तुम चाहे इसे ऐसे लिख लो या तो इसी को तुमने तोड़ा है तो इसी को ना लिखा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन, इसी को ना फ्रैक्शन करके इतना लिखा है जी। तो अब क्या होगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। अब मेरे पास बचा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू, ये बचा। सब दिन यही नियम लगाना है, अगर क्वाड्रेटिक आया दिघात आया तब एकदम ऐसे ही बनाना है। मुझे किसका वैल्यू चाहिए? ए और बी का, बड़ा प्रेम से। अब यहां से ए और बी का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। मान लिया जाए तुम्हारे पास दो भाई है और हमको ऐसा करना मत जीवन में, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर दो भाई है और इच्छा है कि हम कुल संपत्ति अपने नाम पर कर ले तो एक भाई को तो मारना पड़ेगा, तभी तो अपना संपत्ति हो जाएगा पूरा, ऐसा ही होगा। तो यहां हमको ए का वैल्यू निकालना है तो हर हाल में हमको बी को मारना पड़ेगा, ये वाला बी को मारना पड़ेगा। बी मरेगा कब? तो भाई यहां तो चाकू तलवार चलाना नहीं है, तो बी तभी मरेगा जब एक्स का वैल्यू तुम 2 रख दोगे। एक्स का वैल्यू 2 रख दोगे तो 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, यानी बी ऑटोमेटिक मर जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर ए को मारना रहेगा तो तुम एक्स का वैल्यू 1 रख दोगे तो 1 में से बन गया 0, 0 गुने ए ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो यहाँ ए और बी का वैल्यू निकालना है ना बउआ, तो आपको ए का एक ही मारना पड़ेगा, ए का एक ही मारना पड़ेगा। चलो हत्या करना पड़ेगा, कर दो हत्या। कैसे हत्या करोगे? मान लिया सबसे पहले मुझे ए का वैल्यू निकालना है तो बी को मारना पड़ेगा, तो सीधा क्या करोगे पुट बी को मारने के लिए क्या करोगे, एक्स के जगह पे 2 रख दो, एक्स के जगह 2। अरे भाई एक्स के जगह 2 रखेंगे तभी तो 2 में से 2 गया 0 और 0 गुना बी 0, बी ऑटोमेटिक मर गया। तो एक्स के जगह 2 रखोगे तो इधर भी आपका क्या रखा जाएगा 2, यानी जहां जहां एक्स मिलेगा वहां वहां 2 रखा जाएगा। ए इंटू एक्स यहां भी मिला तो 2 माइनस 1
और प्लस बी इंटू, हालांकि ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, तुम बेवकूफ हो जो इतना लिखोगे, इतना थोड़ी लिखना है। अब यहाँ पे आया 2 और ये भाई 2 में से एक गया, एक ए का वैल्यू कितना आ गया 2, ए का वैल्यू 2। यहाँ तो ये तो खत्म हो जाएगा गया काम से। सेम इसी प्रकार बगल में एगेन पुट, एगेन माने पुनः पुट, एगेन पुट, एगेन पुट। अब ए का वैल्यू आ गया, अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, बी का। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए ए को मारना पड़ेगा। तो ए का कैसे मरेगा, तो कहोगे सर एक्स के जगह 1 रख दीजिए ना, ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो पुट एक्स बराबर 1, पुट एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1। तो फाइनल मेरा क्या होगा, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो 1 बराबर ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस 2। तो मेरे बालक 1 बराबर ए तो ऑटोमेटिक मर जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू, ये माइनस इधर हो जाएगा, बी का वैल्यू -1 आ गया। बी का वैल्यू क्या आ गया, -1। अभी क्वेश्चन में बनावेला कोई बड़का मेथड हम नहीं लगाए, ये जैसे देखते चलो 5 नंबर के सवाल है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला हम लोग कोई उपाय नहीं किए हैं। कहानी कितना सिंपल है, दीजिए देखो। सबसे पहले मैंने इसे फैक्टर किया, गुणनखंड किया। अब गुणनखंड करके मेरे पास जो भी आया उसे हम कैसे लिखे, इधर जो लिखा हुआ था जो बराबर बराबर, अब ए बराबर इतना, ए बराबर इतना प्लस बी बराबर, ये जो फैक्टर आया ये वाला जो मेरा आया करके ये, तो ए बटा ये वाला बी बटा एक्स माइनस 1। अब दोनों दाने एलसीएम लेके ए और बी का सिंपल वैल्यू निकाले हैं और कुछ नहीं किए हैं। कहानी क्लियर। अब इतना बन गया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन क्या था, एक्स बटा एक्स बटा एक्स बटा, यही तो था। चल के देखना भाई, एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, इसे तुमने कन्वर्ट किस में किया, तो इसे तुमने कन्वर्ट किया ए बटा, इसे जब फैक्टर किया तो एक्स माइनस 2 प्लस बी बटा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। इसी रूप में तो तुमने कन्वर्ट किया है, इसी रूप में तो कन्वर्ट किया है, यानी इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, इसका, क्योंकि भाई इसे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही नहीं किया जा सकता। बोलोगे हाँ सर, अभी आपने सही बताया, चलेगा। बोलोगे सर इसमें तो इंटीग्रेशन था ही नहीं, आपने कैसे इंटीग्रेशन ले आया। तो मेरे भाई यहाँ जो ये है ना, यहाँ जो यहाँ था, तो चाहे तो एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। अगर ऐसा दुख दर्द पीड़ा आ रहा है तो आप ऐसे लिख लो, ऐसा लिख लो भाई कि एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2dx, सॉरी 2 था, dx तो छोड़ ही दो, बटा इसे आपने क्या लिखा, a बटा एक्स माइनस 2 प्लस बी बटा एक्स माइनस 1, यही तो था। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहां पे लगा दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हालांकि इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, समझ जाता है एग्जामिनर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कि भाई मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया, लो भाई लगा दिया। अब तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद कोई पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो भाई अब मुझे इंटीग्रेशन इसका थोड़ी होगा, इसके बराबर ये है तो इसका करना होगा। तो सीधा सीधा मुझे पता चलेगा कि ए का वैल्यू क्या है। तो ए का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, तो बच्चा बच्चा बताएगा कि ए का वैल्यू आपका 2 आया है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 2, 2 और बटा एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2dx प्लस बी का वैल्यू आपके पास क्या आया है,
तो बी का वैल्यू आया है -1, यानी ये हो गया -1 और बटा x -1 dx। नहीं, कहानी नहीं समझा। अरे भाई यही कहानी, खेला यहीं पे है। जो ये तुम बराबर में कर रहे हो ना, ये जो बराबर में कर रहा था ना, यही खेला है। इसका इंटीग्रेशन नहीं संभव है, नहीं निकल सकता, इसीलिए इसके बदले ये किया जाता है और इसी का इंटीग्रेशन निकाला जाता है। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 के जगह नीचे 3 गो फैक्टर दिया रहेगा, तो यहाँ c/3 फैक्टर लिखा जाता है। तो वो जब नियम में पढ़ाएंगे तब। अभी मेरे पास जिस दिन 2 फैक्टर रहे या क्वाड्रेटिक रहे, तो इसके बराबर ये लिखा जाता है a बटा, जो भी गुणनखंड आता है वो लिखा जाता है a बटा प्लस b बटा। बाद में इसी का इंटीग्रेशन होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाला बराबर ये वाला है, तो इसी का इंटीग्रेशन होता है। अब भाई इसको इंटीग्रेशन करना है, तो दुनिया का बच्चा बच्चा बता देगा कि सर इसका इंटीग्रेशन करना तो आसान है। 2 को आप लोग ले लो आगे। अब बचेगा 1 - 2 dx प्लस माइनस माइनस 1/x -1 dx। अब सबको पता है कि सर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, किसी को मत बोलना, मैं तुमको बताता हूं कि अगर नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर में इसी का डिफरेंशिएशन रहे, ऊपर में मतलब नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन रहे, तो ये हो जाता लॉग नीचे वाला, यानी f(x) प्लस का k। ये डायरेक्ट नियम होता है मेरे भाई, रूल होता है। ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिफरेंशिएशन, इसका मतलब डिफरेंशिएशन, 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 यानी नीचे कोई फंक्शन है ऊपर डिफरेंशिएशन है। तो अगर प्यार से देखोगे तो पता चल रहा है नीचे वाला का अगर डीसी करोगे तो x का डीसी 1 और 2 का तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है। तो जब नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है तो होगा 2 का 2 लॉग f(x). f(x) बोले तो नीचे वाला, तो नीचे वाला मेरा कितना है x -2 माइनस, यहां भी देखोगे तो नीचे वाला का डीसी, x का डीसी 1 है, 1 का तो 0 होता है, यानी नीचे वाला का ऊपर डीसी है। तो जब नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन रहे तो होता है लॉग x -1 प्लस के। कहानी समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, तो कहानी आसान है। तो तुम अगर ऐसा विडंबना पाले हुए कि बिना पढ़े हुए अगर कुछ कर सकते हैं तो बेहुदा हो। कंसेप्ट है, समझना पड़ेगा। बताओ ना, पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास कोई अलग टेक्निक है या अलग स्किल है? अगर तुमको अभी पढ़ाई छोड़ा दिया जाए तो तुम लेबर के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो, ईटा बालू ढोने के अलावा तुम्हारे पास कोई स्किल ही नहीं है। तो भाई कम से कम एक स्किल तो अपने अंदर डाल लो पढ़ाई का, कि जीवन में कभी बेरोजगार नहीं घूमेंगे। आगे आ जाओ। अब कहानी क्या है कि लॉग का एक 2-3 गो प्रॉपर्टी होता है, याद से नहीं, हर क्वेश्चन में आता है। लॉग का प्रॉपर्टी क्या है कि मान लिया जाए कि लॉग के बगल में, लॉग के बगल में, लॉग के बगल में कोई आदमी रहता है, तो लॉग उसको तुरंत भगा देता है कि सुनो, हम अपने बगल में किसी को नहीं रखेंगे। ये अपना पावर में लेके चला आता है, पावर में लेके चला आता है। तो ये जो लॉग के बगल में आदमी है, ये कहां लेके चला जाएगा? पावर में, पावर में लेके चला जाएगा। माइनस लॉग x -1 प्लस का के। बच्चा बोलेगा क्या सर अगर यहीं तक आंसर छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा? नहीं, लेकिन मैंने बताया ना कि कॉपी कैसे चेक होता है। टीचर लोग को सॉल्यूशन कॉपी दे दिया जाता है, सॉल्यूशन कॉपी, और बहुत कॉपी जब चेक करता है ना तो सीधा आंसर मिलाता है। अगर आंसर नहीं मिला तो एक आख नंबर काट लिया। तो सोचो तुम 100 में 100 बना के आया, 98 99 मैथ में रह गया, तो भाई मेरा तो सपना टूट जाएगा ना, आपका भी टूट जाएगा कि भाई मेरी तैयारी तो 100 में 100 का था, फिर ये 98 99 कैसे रह गया। तो एकदम एक एक प्रॉपर्टी पे गहन चिंता करके बनाना है।
एकदम गहराई से सोचना है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब लॉग का एक प्रॉपर्टी और होता है कि लॉग अगर माइनस में है, लॉग अगर माइनस में है, इसका मतलब उसका भाई का बंटवारा हो चुका है, मतलब बटा में चला जाता है। तो यहां भी देख लो दोनों लॉग, यहां भी देखो दोनों लॉग क्या है, माइनस में है, तो बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा हो जाएगा तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और बटा एक्स माइनस 1 प्लस का के, एक्स माइनस 1 प्लस का के, यही आपका फाइनल आंसर होगा। और मेरे भाई ये 5 नंबर का सवाल था और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। रीजन क्या था भाई, ये वाला प्रॉपर्टी तो जानते हो ना, एम है तो ऊपर में एन, एन है तो एन, यहाँ मेरे पास एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1, ये आपका फाइनल आंसर हुआ और 5 में 5 आएगा। बोर्ड एग्जाम में अभी जैसा स्थिति है कि 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, तो भाई 4 क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएगा ना, एगो ग्राफ वाला तो बपौती क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, इसमें नो डाउट। दूसरा एगो इंटीग्रेशन से उठा लो, तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन से, चौथा वेक्टर से, पांचवा मेरे भाई इनवर्स से, छठा है डिफरेंशिएशन से। अरे सब क्लियर हो जाएगा। 4 गो जिसका 5 नंबर वाला क्लियर हो गया उसका मेरे भाई 100 में 100 आने से कोई नहीं रोकेगा। तरीके से पढ़ो, ईमानदारी पूर्वक पढ़ो, सब दिन क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये कहानी क्लियर होगा, बड़ा कोई रीजन नहीं रहा होगा। मैंने समझाने के तौर पर समझाया तो सिंपल समझा दिया। ये वाला बात को आपको इस रूप में हर हाल में लिखना होगा। ये रूप में लिखने के बाद ए और बी का वैल्यू निकाल लेना। ए और बी का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ ए और बी का वैल्यू रख के इंटीग्रेशन कर देना। मैंने वही काम किया, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू रखा, यहाँ पे मैंने ए और बी का वैल्यू रखा और सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया जो इंटीग्रेशन होता था। उम्मीदता सारी कहानी क्लियर है। अब बात आया कि भाई 12th पास करके भी तुम क्या कर लोगे, हमारे जैसा तो करोड़ों बच्चे पढ़े हुए हैं, तो पास करके एक सही रास्ता पे जाना। अब सही रास्ता पे जाने का मतलब हो गया कि अब जहां भी जाइएगा, अब रेलवे का कोई भी फॉर्म भरिए उसमें क्लास 12th वाला क्वेश्चन अब डालने लगा है। कोई भी एग्जाम डालिए, आप अच्छी कॉलेज में नाम लिखाइएगा, 11 12th का मैथ का जरूरत पड़ेगा। तो भाई 12th के बाद ऐसा क्या पढ़ाई करें सर कि मुझे 4 सालों के अंदर जॉब चाहिए। जॉब इसलिए चाहिए, आपके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, आपके माता पिता मेहनत करके थक चुके हैं, तो बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना है गुरुजी। आर्थिक स्थिति कमजोर है, बहन का विवाह करना है, कुछ तो करो गुरुजी। तो इसीलिए आपका सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने हर साल वीडियो लाता हूं। कैरियर ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका यूट्यूब पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरा नंबर लिखे रहो, एग्जाम के बाद सीधा सीधा आपको यही वीडियो देखना है। अभी तो इसमें 18 है, लगभग 40-48 वीडियो आएगा, तो ये प्लेलिस्ट जरूर सबको देखना है कि गुरुजी मुझे एक सही रास्ता दिखाओ। मेरा एक ही मकसद होता है, आप बस सफल हो जाओ, बस मेरी यही मनोकामना है। सफल हो जाओगे, सबसे ज्यादा नाचेंगे गाएंगे, हम नाचेंगे कि भाई साहब मेरा भाई सक्सेस हो गया, मेरी बहना को सफलता मिल गया। मेरे से ज्यादा खुशी कोई किसी को नहीं मिल सकता। अब ये सवाल 2011 में ये भी 5 नंबर का सवाल है, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। कैसे बनाओगे गुरुजी? देखो क्रॉस चेक तो ये हो गया कि ना तो ये डायरेक्ट फार्मूला पे बन सकता है, ना ही कोई किसी का डिफरेंशिएशन है, लेकिन एक बात तो तय है कि गुरुजी ये वाला कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता है। एक्स माइनस अल्फा और एक्स कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। तो अगर मैं इसे लेट कर लूं, ये वाला लेट कर लूं, तब कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो हमने बोला हाँ लेट करो। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 बड़ा प्यार से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है। प्रश्न संख्या 16, सर आप कैसे समझे कि लेट कर लेंगे? अरे भाई अगर मैं इसे लेट करूंगा, इसे लेट करूंगा, तो इससे एक्स का वैल्यू भी तो निकल सकता है ना। मान लिया जाए कि यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा को मैंने जेड माना, तो मेरे भाई यहां से मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो जेड माइनस अल्फा हो जाएगा। अरे भाई जेड माइनस अल्फा हो जाएगा ना, यानी एक्स भी ये जेड के रूप में हो गया और ये वाला भी मैं जेड मान लिया तो ये भी जेड के रूप में हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं एक जात में आ जाएगा सर, और मेरे लिए बनाना आसान हो जाए। तो इसीलिए मैंने लिखा प्रश्न संख्या यहाँ पे बोला सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या रे बालक, सॉल्यूशन और गिवन दैट। सॉल्यूशन एकदम मजे से मेरे जैसा ही सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। सॉल्यूशन और गिवन दैट करना क्या है, ध्यान से सुन। साइन एक्स, ठीक है ना, जो लिखा हुआ लिख दो, साइन एक्स और बटा नीचे आ गया साइन एक्स प्लस अल्फा, जो लिखा हुआ पहले लिख दो। लिख दिया भाई। अब मुझे पता चल गया बनेगा कैसे सर, तो इसे लेट करना होगा, लेट करना होगा। तो हमने भी किया लेट एक्स प्लस अल्फा बराबर अपने इच्छा अनुसार जेड लिख दो, जो लिखना है लिख दो, चलेगा। अब इसे तुम करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अगर बोथ साइड किया तो एक्स का तो अपना dx हो जाएगा, प्लस अगर इस बेचारे अल्फा को देखें, अगर इस बेचारे अल्फा को देखें तो अल्फा मेरा कांस्टेंट है, अल्फा मेरा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक वेरिएबल एक्स दूसरा जेड है। तो भाई एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा अल्फा का 0, जेड का क्या हो जाएगा डी जेड, जेड का क्या रे बउआ डी जेड। अब अगर प्यार से बात करोगे तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा डी जेड, डी एक्स का वैल्यू क्या रे बउआ डी जेड। अब तुमको पता है ना डिफरेंशिएशन करने के बाद तुम क्या करते हो, तो सर डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग चलते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं इधर ही चल देता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जैसे ही मैं करूंगा नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो ये मेरा साइन है, ये मेरा क्या है साइन है। अब जैसे ही साइन है, अब बच्चा तुम यहां देखोगे ये मेरा एक्स है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे जेड के रूप में लेट कर लिया, अगर मैं लेट कर लिया जेड, इसका मतलब मेरा मानसिकता होता है कि सभी को अब जेड में होना चाहिए। अगर मैं मान लिया जेड तो सभी को जेड में होना चाहिए, सभी को। भाई ये तो एक्स है, जेड में तो है नहीं, तो यहां से हम एक्स का वैल्यू निकाल, यहां से। तो सोचो अगर मैं यहां से एक्स का वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहां से एक्स का वैल्यू निकालूं, तो तुम सभी बालक मुझे बता सकते हो कि एक्स का वैल्यू यहां से क्या आएगा। तो बोलोगे सर एक्स का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा जेड माइनस अल्फा। अरे आएगा कि नहीं, जेड माइनस अल्फा आएगा, ये तो बात है, क्या आएगा, तो एक्स का वैल्यू आएगा जेड माइनस अल्फा। तो यहां लिख लो भाई, यही निकाल लो, एक्स बराबर क्या आ जाएगा जेड माइनस अल्फा। ऐसा क्यों किए, जब जेड मान लिए तो सारी कहानी मेरा जेड में होना चाहिए, अगर मैं टी मान लेता तो सारी कहानी टी में होता, उसके अलावा दूसरा रूप में हम देखना नहीं चाहते हैं। तो मेरा एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू जेड माइनस अल्फा, एक्स का वैल्यू मेरा क्या हो गया जेड माइनस अल्फा, एक्स का वैल्यू जेड माइनस अल्फा, नीचे का क्या रे बउआ साइन, नीचे का साइन, और एक्स प्लस अल्फा को आपने माना है जेड। अब ये dx के बदले क्या हो जाएगा, तो ये dx के बदले मैंने माना डी जेड, यानी अब मेरा पूरा कहानी किस में आ गया जेड में आ। अगर आपको नहीं फील हो रहा होगा तो जीवन में कभी फील नहीं होगा। क्या ऊपर लग रहा साइन ए माइनस बी, और मैंने पढ़ाया है साइन ए माइनस बी का, आपको फॉर्मूला पढ़ाया हूं कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए और इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए और इंटू साइन बी। लेकिन आपको तो ये फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो नहीं याद है तो मैंने इस पे भी प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, तुम मुझे इस नंबर पे मैसेज कर लेना, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। याद करने का मैंने तरीका बताया है कि कैसे याद किया जाएगा, जीवन में कभी नहीं भुलाओगे। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी
माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। इसका मतलब अगर मैं यहां से फॉर्मूला लिखूं तो एक बार ऐसे ऐसे याद कर लो, साइन ए तो साइन जेड और इंटू क्या रे बउआ, लो लिख देता हूँ, गजब बात, गजब गलत बात लिख देता हूं, अरे लिख देता हूं, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मैंने बताया है यार, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा क्या रे बउआ, साइन और बोलो ए रहता तो ये जेड है तो जेड इंटू कॉस, बी रहता है तो बी, मेरे पास अल्फा है तो अल्फा, माइनस फिर कौची कॉस ए का मतलब जेड इंटू साइन साइन, बीटा का मतलब क्या, बी है तो बी, मेरे पास यहाँ क्या है अल्फा, ये आपका अल्फा हो गया बटा क्या रे बउआ साइन जेड। उम्मीदता कहानी पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अरे भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ाया है, बस साइन ए माइनस बी जो कि मैं लगा दिया। अच्छा एक बात आपको एकदम दूर से फील होना चाहिए कि कॉस अल्फा और साइन अल्फा ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, मतलब संख्या है। कैसे सर, अगर पूरी कहानी जेड के रूप में है यानी यहां डीजेड आ गया है तो जेड के अलावा सब कांस्टेंट है। अगर कहानी एक्स के रूप में होता डी एक्स तो एक्स के अलावा सब कांस्टेंट, बस इतना ही होता है, एक्स के अलावा सब कांस्टेंट। तो इसका मतलब कहानी मेरा जेड है तो जेड के अलावा सब कांस्टेंट। अब देखो ये वाला तो दोनों के लिए है, दोनों में से डिवाइड कर दो, साइन जेड और इंटू क्या रे बउआ कॉस अल्फा और बटा साइन जेड और डी जेड माइनस कॉस जेड और इंटू साइन अल्फा और बटा साइन जेड डी जेड। दुनिया का बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा, साइन जेड से साइन जेड गया काम से, साइन जेड से साइन जेड गया काम से। अब कॉस अल्फा तो मेरा कांस्टेंट है क्योंकि जेड के रूप में है तो जेड के अलावा सब कांस्टेंट है, तो ये कॉस अल्फा आगे चलाएगा, नहीं कुछ तो वन बचेगा, अरे नहीं कुछ तो क्या बचेगा, जेड वन बचेगा, माइनस ये साइन अल्फा मेरा कांस्टेंट है, क्यों भाई जेड के अलावा सब संख्या है, साइन अल्फा मेरा बाहर आ जाएगा, बचेगा कॉस बटा साइन यानी कॉट जेड बचेगा, कॉट जेड बचेगा। बस जो करना था मैंने कर दिया। अब क्या बचेगा भाई, कॉस अल्फा वन का इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन, अरे जेड के रूप में है तो जेड होगा, एक्स के रूप में तो एक्स रहता है, टी के रूप में तो टी होगा, तो जेड का इंटीग्रेशन जेड वन का इंटीग्रेशन जेड के रूप में वन होगा, माइनस साइन अल्फा कॉट जेड का इंटीग्रेशन होता है, कहीं पे बोलो लिख देता हूं, कॉट जेड का इंटीग्रेशन होता है कॉट एक्स का, लिखो ऐसे याद किया होगा, कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स यही होता है, फॉर्मूला होता है मैंने लिख दिया, तो इसका हो जाएगा लॉग साइन और जेड है तो जेड, बस अब खाली वैल्यू रखना है। क्या यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, नहीं भाई हमारा क्वेश्चन एक्स के रूप में था तो आंसर भी एक्स के रूप में होना चाहिए, तो कॉस अल्फा के कॉस अल्फा, जेड का वैल्यू रखो, तो जेड का वैल्यू क्या है, तो जेड का वैल्यू है एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा चलेगा, माइनस साइन अल्फा लॉग साइन अल्फा लॉग साइन, जेड का वैल्यू रखो, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा, प्लस का क्या रे बउआ के, ये आपका फाइनल आंसर हुआ और ये 5 नंबर का सवाल था,
5 नंबर आपको क्लियर होगा। इन्हें बीच में इसनो इच्छा लग रहा होगा कि सर छोड़ के चल जाते हैं, बाद में वीडियो देख लोगे। सोचो अगर तुम्हारे पिताजी काम पे जाएं और बीच दोपहरिया में उनको भी मन करता होगा कि छोड़ के चले जाते हैं, कल कमाएंगे, तुम्हारा पेट कैसे चलेगा। तो अगर इच्छा भी करे तो 2-4 लपड़ मन को मार लो, लेकिन रेगुलर पढ़ते रहो। यानी मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया इस क्वेश्चन में, बस कहानी इतना था, समझो। ये दोनों एक दूसरा के रूप में था, तो मैं सोचा कि लेट कर लेता हूं, लेट करके फायदा हो जाएगा। मैंने जैसे लेट किया तो पता चला कि भाई अब जेड लेट कर लिए तो कहानी जेड के रूप में होना चाहिए। मैंने दोनों को जेड के रूप में कन्वर्ट किया, पता चला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी मैंने लगाया। अब मेरा पूरा कहानी जेड के रूप में डी जेड हो गया, मतलब जेड के रूप में। तो मैथ कहता है कि जेड के रूप में है तो जेड के अलावा सब एक संख्या है, एक कांस्टेंट। तो जो जो संख्या था मैंने उसे बाहर किया, बाहर किया, काट कूट के फार्मूला लगा के आंसर हो गया। बस इतना ही बात तो था। तो ये 5 नंबर का सवाल था। उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो गया होगा। मेरा वीडियो कैसा लगता कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं किसी चीज का भूखा हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट का भूखा हूं। कहानी आपको क्लियर रहा होगा। आगे आ जाइए। बाकी आपको केमिस्ट्री से कोई दुख दर्द है तो ये वाला केमिस्ट्री का बैच आपका है। कहीं आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ठीक ठाक लग रहा है, नंबर आ रहा होगा तो बिल्कुल पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री से पीड़ित हैं तो बस मेरा जो गेस क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन पीडीएफ दोनों दूंगा, वो बना लीजिएगा, आपका कहानी क्लियर हो जाएगा। उम्मीदता ये पूरी कहानी समझ में आया होगा। तो बाकी आप सभी दोस्तों यारों को बताओ कि हाँ सर का वीडियो देखो, ठीक लगता तो, नहीं ठीक लगता तो कोई जरूरत नहीं शेयर करने का, लेकिन लगता है तो दिल पे कलेजा पे पत्थर रख के शेयर कर दो। धन्यवाद, लव यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लव यू।